डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। CUET UG 2023 और आज हम पहुंच चुके हैं उसके अंतिम पड़ाव पे। जो लास्ट चैप्टर है जो इस चैनल में नहीं थी अभी तक, जिसका एनालिसिस वो था ग्लोबलाइजेशन। और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी एग्जाम शुरू होने से पहले आई एम एबल कि सभी चैप्टर के एनालिसिस जो हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन और लास्ट ईयर क्वेश्चन में एनालाइज कर पा रहा हूं। आई होप कि ये जो यूनिक रिसोर्स मैंने क्रिएट किया है, सभी 18-19 चैप्टर के थीम वाइज इतने सारे क्वेश्चन और लास्ट ईयर के क्वेश्चन को भी उसमें पिरोया है चैप्टर वाइज, ये एक बहुत ही यूजफुल टूल बनेगा, इंस्ट्रूमेंट बनेगा मेरे सभी उन स्टूडेंट के लिए जो इस CUET UG एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप अभी इसको देखना शुरू कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप रहने वाले हैं इस कम्युनिटी के साथ, इस चैनल के साथ बहुत सालों तक, और एक बहुत ही इंजॉयबल नॉलेज की जर्नी आप शुरू करने वाले हैं। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आपसे अपेक्षा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने जूनियर्स, अपने दोस्तों के भाई बहनों और जिनको भी आप जानते हैं उनको ये मैसेज दें कि इस चैनल ने एक यूनिक रिसोर्स क्रिएट किया है सभी CUET UG पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, आसानी से एग्जाम को टैकल करने के लिए। तो चलिए इस अंतिम चैप्टर ग्लोबलाइजेशन को जल्दी से हम लोग करते हैं शुरू। जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं हर चैप्टर में कोशिश कर रहा हूं 2022 में उसको मैंने थीम वाइज एनालाइज किया। लेट अस सी कि ग्लोबलाइजेशन से क्या क्वेश्चन थे। तो इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही अजीब था कि 2 क्वेश्चन तो एक ही एस्पेक्ट से पूछ लिए गए चैप्टर के। लगता है कि 2 अलग अलग सेटर ने सेट किया और उनको पता नहीं था कि दायां हाथ बायां हाथ क्या कर रहा है, दायां हाथ को पता नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के आपके इस चैप्टर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल तीनों ही जो है कंसिक्वेंसेस बताए गए हैं कि इसका इन सब जो एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा या बुरा। तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस में ये कहा गया है कि इट इरोड्स द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर वेलफेयरिज्म। मतलब क्योंकि एक तरीके से न्यू लिबरलिज्म की जो पॉलिसी है वो थोप दी गई है IMF के थ्रू सभी डेवलपिंग कंट्री पे ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। इसको कहा गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और सभी कंट्री को कहा गया IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो अमेरिका के डायरेक्शन में हुई, कि आपको फिजिकल डेफिसिट कम करना है। और वो कैसे कम करना है कि आपको खर्चे कम करना है। खर्चे कैसे कम करना है? आप जो फ्री राशन, फ्री बिजली या फ्री भी जिसको कहते हैं, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में कम से कम खर्च करो। ये बाजार के हाथों छोड़ दो, बाजार जो भी है वो कम से कम कीमत पे करेगी और लोग को आप केवल एम्प्लॉयमेंट दो, उसको सबल बनाओ, कैपेबिलिटी करो। तो इस टाइप की जो बातें हुई है, इससे जो है एबिलिटी गवर्नमेंट की कम हुई है। वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन, उल्टा है। जो अभी हम बोल रहे थे, वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना थी कि स्टेट लोगों के बेसिक मिनिमम नीड को पूरा करेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ओल्ड एज केयर, सोशल सिक्योरिटी, इन सब पे असर पड़ा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में गवर्नमेंट को IMF के डिक्टेट के अंदर जो है इन सब पे खर्चा कम करने के लिए कहा जाता है, तभी उसको लोन मिलता है। तो इसलिए ये गलत है। वेलफेयर स्टेट इज वीकेंड, नॉट स्ट्रेंथेंड। मिनिमलिस्ट स्टेट हो गया है, मतलब स्टेट को कहा जाता है कि आप केवल लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, सिक्योरिटी, ये सब देखो, बाकी चीजें बाजार पे छोड़ दो। मतलब बाजार आगे आ गई है, स्टेट पीछे चला गया है, मिनिमलिस्ट स्टेट हो गया है। कैपिटलिस्ट पॉलिसी मतलब नियो लिबरल पॉलिसी है भी क्या? बाजार को आगे लाओ, फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट पॉलिसी भी इसमें है। तो 3 इसके सही है, ये गलत है। यहां देख लेते हैं, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग अलग ऑप्शन है। लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे इसका कोई नाता भी ऐसा नहीं कर सकते। द स्टेट withdrew from many of its welfare function, यही सही है। यही मतलब यहां भी लिखा है वेलफेयर स्टेट विल बी वीकेंड, ये गलत है। और यही चीज यहां भी लिखा गया है कि द स्टेट विल हैव टू विड्रू फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन, और ऐसा हुआ है। सिक्योरिटी और ये सब का भी छोड़ दीजिए, तो ये सही स्टेटमेंट है, बाकी सही स्टेटमेंट नहीं है। यहां देखिए, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल। अब ये कल्चरल जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, उस पर चर्चा हो रही है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन। इसका होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि यूनिफॉर्म हो जाना, सब एक जैसा दिखना।
कई लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप कनॉट प्लेस पे खड़े हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप यहाँ हो या पेरिस में हो, एक ही तरह की दुकान दिखेगी, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, और एक ही तरह के शॉप कपड़े के भी दिखेंगे, लोग भी उसी टाइप से ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रही है ये कई तरीके से अच्छा नहीं है कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। रिच कल्चरल हेरिटेज जो हमारी है वो श्रिंक हो रही है। कई लोग ये आरोप ग्लोबलाइजेशन पे लगाते हैं जो कल्चरल कंसेक्वेंसेज है। सो इसका बिकॉज ये कह रहा है कि ये क्यों हो रही है इस क्वेश्चन में, राइज ऑफ यूनिफॉर्म, यहाँ पे एम छूट गया है, यूनिफॉर्म कल्चर, ये सही है, ये यूनिफॉर्म हो रहा है कल्चर। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन लार्ज आवर चॉइस, ये तो उल्टा है, जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो और हमारे चॉइस को इनलार्ज करे तो अच्छा है, हमारा कल्चरल चॉइस बढ़ जाता है। जैसे आपका एक किताब एग्जाम्पल देता है कि कोई मान लीजिए कि हमें बर्गर जो है वो खाने को अब मिल रहा है, पहले नहीं था, ग्लोबलाइजेशन के पहले उतना, तो ऐसा नहीं कि डोसा हम नहीं खा रहे हैं, तो डोसा के साथ बर्गर हमारे डिश में जुड़ जाता है। यदि हम जीन्स पहन रहे हैं तो हम खादी का कुर्ता उसके ऊपर पहन सकते हैं, हमारे चॉइस बढ़ जाते हैं, तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये यहाँ पे सही नहीं होगी, होमोजेनाइजेशन इससे नहीं होती है। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये किताब बोलता है यस, इसके चलते कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रही है कि हर जगह जो मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, बर्गर किंग और ब्लू जीन्स एंड ऑल सब एक तरह के हो रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड अदर, तो इसके चलते होमोजेनाइजेशन हो रही है। तो ये दो तो बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पे देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ पहले ऑप्शन देखिए, यदि इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन के ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए तब इसको पढ़िए। अब यहाँ देखेंगे तो केवल दो ही करेक्ट है और आपको दो करेक्ट मिल चुका है, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। आप ए एंड सी को टिक मार लीजिए। वैसे डी क्या है, मॉडिफाई द कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल, ये भी हमारे चॉइस को बढ़ाता है। यदि हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को कोई ओवरवेलम नहीं करता, मतलब उसको कोई नष्ट नहीं करता, और दूसरा कल्चर हमको सीखने को मिलता है, तो हमारे कल्चरल चॉइस बढ़ जाते हैं। ये दोनों जो है, बी और डी जो है, ये पॉजिटिव जो है वो कल्चरल इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के। तो आगे आपको आ सकता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, तो आपको बी और डी ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिए, इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी इससे बना सकते हैं। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट कि इससे काफी क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, 50 में 3 एक चैप्टर से, जबकि 18 चैप्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है ये। यस, 18-19 चैप्टर है, तो ये ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं मैंने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया और एनसीईआरटी ने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है। पहला क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ ग्लोबलाइजेशन को समझने की बात है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। इससे पहले कि आप इस ऑप्शन को देखें, मैंने दो डेफिनेशन दिया है जो बहुत फेमस डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन इज, पहला डेफिनेशन कहता है, इट इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, of people, places, ideas, information, objects, activities, and exchanges. Breadth of interconnectedness is stretched globally, पूरा फैल गया है, and its intensity, जो जिस इंटेंसिटी से, जिस फोर्स से ये इंटरकनेक्टेडनेस हो रहा है वो कई गुना बढ़ गया है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से अब लोग जो हैं, पीपल, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट तेजी से जो है फ्लो कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, एक दूसरे पे जो है वो जुड़े हुए हैं। आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी कि जब यूक्रेन रसिया की वॉर हुई, तो देखिए क्या हुआ कि इतना ज्यादा हमारी चीजें अब जुड़ी हुई हैं कि वहां पे से ग्रेन सप्लाई होता था, एनर्जी सप्लाई होती थी रसिया से, पूरा डिसरप्ट हो गया, फूड सप्लाई चेन, एनर्जी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, पूरे दुनिया में महंगाई उससे फैली। किस तरीके से एक पार्ट में यदि कुछ हो जाए तो इस इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस के चलते वो पूरी हर जगह फैल जाती है। जो कोरोना फैला वो भी इसका एग्जाम्पल है कि एक छोटे जगह वुहान में मान लीजिए कोरोना कहीं फैलती है और वो पूरी दुनिया में कैसे जो है छा जाती है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस। दूसरा, राइजर ने जो बहुत इंपॉर्टेंट दिया, आपका एनसीईआरटी भी लगता है इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर उसने भी लिखा है, ये फ्लो वर्ड यूज करता है। मतलब ऐसा फील होता है कि पीपल, आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, ये चीजें जो हैं या फाइनेंसेज, ये एकदम बह रही हैं, तेजी से बही नहीं रही, उड़ रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर उसके लिए कोई मायने नहीं है। सो ग्लोबलाइजेशन इज ए ट्रांसप्लेनेटरी, मतलब पूरे ग्लोब में, प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, मतलब एकदम लिक्विड बन गया ये सब चीज, एंड ग्रोइंग मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पीपल, मल्टी डायरेक्शनल, कहीं से कहीं जा रहा है, ऐसे नहीं कि केवल रिच से पुअर कंट्री में आ रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ऐसे नहीं, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ what, again वही people, object, place, information, as well as structures they encounter and create that barriers to or expedite those flow। मतलब कि कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं, ग्लोबल स्ट्रक्चर, वो इस फ्लो को बढ़ाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो फ्लो को कम करते हैं। तो ये सारे का जो अध्ययन है
वो ग्लोबलाइजेशन है। मतलब कैसे ये फ्लो जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कौन से स्ट्रक्चर इस फ्लो को इनकरेज करते हैं, कौन डिस्करेज करते हैं, इन सब का अध्ययन जो है वो ग्लोबलाइजेशन। अब जब आपने देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो चलिए लेट अस सी कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, नहीं होता है। बहुत लोग देखिए किसान कैसे ग्लोबलाइजेशन से हार्म हुए हैं, WTO के बंधन जो डाली गई है, कैसे वेलफेयर जो स्टेट श्रिंक किया है उससे गरीब लोगों को कितना असर पड़ा है, इनइक्वलिटी कितनी बढ़ी है। तो ये सही स्टेटमेंट है। नॉट करेक्ट मतलब ये सही है, ये नॉट करेक्ट नहीं है। देयर आर मेनी हु बिलीव दैट ग्लोबलाइजेशन हैज मोर नेगेटिव कंसेक्वेंसेज देन पॉजिटिव। ये भी सही, कई लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा हार्म हुआ है, ह्यूमैनिटी को कम फायदे हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट द इकोनॉमिक इशू, इट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। आपने देखा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, उसके कई टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑलवेज फ्रॉम रिच टू द पुअर। आपने राइजर का देखा कि ये मल्टी डायरेक्शनल भी है, मतलब कहीं से कहीं होता है, पुअर से रिच की तरफ भी जाता है, ऐसा नहीं है, रिच से पुअर की तरफ भी जाता है। हॉरिजेंटल मतलब इधर ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, इट इज लाइक दिस, बहुत फ्लो हर डायरेक्शन में। इसलिए ये गलत है स्टेटमेंट। और डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज फ्रॉम रिच टू द पुअर कंट्रीज। द क्रूसियल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन सा सबसे क्रूसियल एस्पेक्ट जो कि जो डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को, वो क्या है? आपने देखा ना, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, और आपको यहाँ मिल गया और यही सही है। ये तो मैंने बनाया था, वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस, ये सब सब है थोड़ा बहुत डेफिनेटली, लेकिन जो क्रूसियल एस्पेक्ट जो डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल, प्लेसेस, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटीज। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट 1 है ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, पीपल, कमोडिटीज एंड सब कुछ। तो ये सही है, ट्रू है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज यूनिफॉर्म अक्रॉस सोसाइटी एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। नो नो नो, फॉल्स, एकदम अनयूनिफॉर्म है। किसी को बहुत फायदा हुआ इंडिया में, जो इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास थे उनको बहुत फायदा हुआ है, जो पुअर थे, किसान थे, उनको उस तरह से नहीं हुआ है, कुछ नुकसान ही हुआ है। जो छोटे शॉपकीपर्स थे उन सबको नुकसान हुआ है। अमेजन और बड़े बड़े जो फ्लिपकार्ट, इन सब के चलते जो छोटे शॉप थे वो सब बहुत किल हुए हैं। जो छोटे किसान थे, जो छोटे बिजनेस पर्सन थे, उन सब का बहुत नुकसान हुआ है। सो यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत सारे सोसाइटीज को बहुत नुकसान, सोसाइटीज को पूरा नुकसान हुआ है, कुछ सोसाइटीज बहुत फायदे में गए हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। तो ये हो जाएगा 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी इसका जो है सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और कॉज ऑफ द करंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपका किताब जो कहता है, जो अभी का जो फेज है, जो शुरू होता है 1991 से, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, यूएसएसआर के ढहने के बाद, इस फेज जो करंट फेज है, इसको हम कहते हैं नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, GLB से निरूपित करें। ये इसलिए कहते हैं लोग कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा होता रहा है, लेकिन ये जो करंट फेज है, इस स्केल का ग्लोबलाइजेशन दुनिया ने कभी नहीं देखा। और ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी के चलते, ना कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नियो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। क्यों टेक्नोलॉजी? क्योंकि अभी का ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में सभी एक हो गए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पलक झपकते हो जाता है, सोशल मीडिया जो है वो, उससे हम बिल्कुल जुड़ गए हैं, ग्लोबल विलेज हो गया है। और टेक्नोलॉजी से क्या नहीं हो सकता है, हवाई जहाज जोड़ते हैं, कंटेनराइज शिप हैं, और जितने भी आप देख सकते हैं जो फ्लो हो रहे हैं लोगों के, पीपल के, वो सब जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है। और वही जो है टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रहा है, खास करके इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ड्राइव कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को। विच इज नॉट वन ऑफ द व्यू ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। अब देखिए स्टेट सॉवरेनिटी क्या होता है, कि ये माना जाता है कि वर्ल्ड में करीब 200 कंट्री हैं, वो सब अपने आप में जो है सॉवरेन है, मतलब उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, वो सार्वभौम है। चाहे वो छोटा सा फिजी आइलैंड नाम की कंट्री हो, कोमोरोस हो, चाहे वो अमेरिका हो, और उन सब की लीगल इक्वलिटी। यदि कोमोरोस का राष्ट्रपति जाता है अमेरिका, तो जो बाइडेन उसको वही इज्जत देंगे जो यूके का प्राइम मिनिस्टर आता है। ये माना जाता है। वैसे कई लोग कहते हैं कि ये एक तरह का छद्म है, एक तरह का हिपोक्रेसी है, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस स्टेट सॉवरेनिटी को बहुत धक्का लगा है। तो इसमें से कौन सा वो धक्का जो है नहीं है? ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी एंड कैपेसिटी। ये बिल्कुल सही है, बहुत इरोजन हुआ है ग्लोबलाइजेशन दौर में, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो ऐसे आर्म ट्विस्ट करते हैं
कि दिखता है कि कंट्री सॉवरेन रह ही नहीं गया, अपने इकोनॉमिक मामले में भी सॉवरेन नहीं रह गया। उसको क्या इकोनॉमिक डिसीजन लेना है वो भी बाहर से तय होता है। वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। ये तो बार बार आपका किताब भी कह रहा है कि वेलफेयर स्टेट जो है बदल करके मिनिमलिस्ट स्टेट बनते जा रहा है, बाजार स्टेट बनते जा रहा है, मार्केट स्टेट बन रहा है। स्टेट पीछे जा रहा है, मार्केट आगे आ रहा है, स्टेट नीचे मार्केट ऊपर, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब सही है। इन सम रेस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड ए बूस्ट एज ए कंसेक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी आपका किताब कहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते सर्विलेंस एंड अदर जो हथियार मिल गए स्टेट को, स्टेट और पावरफुल भी कई एस्पेक्ट में हो गया है, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। स्टेट सॉवरेनिटी हैज लॉस्ट इट्स इसेंस एंड मीनिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये गलत है। स्टेट सॉवरेनिटी अभी भी बहुत ही रियल फिनोमेना है। अभी भी स्टेट सॉवरेन कई मामलों में, खास करके पीपल को तो बिल्कुल रोक देते हैं, अपने बॉर्डर को कंट्रोल करते हैं और अपने मर्जी से अधिकतर डिसीजन लेते हैं इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी। तो स्टेट सॉवरेनिटी बिल्कुल खत्म हो गया है ये कोई नहीं बोलेगा, बाकी तीनों सही है। विच इज छठा क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ करंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो ग्लोबल सप्लाई चेन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यूक्रेन रसिया में कैसे डिसरप्ट हो गई, तो ये तो सही है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लोज हो गया, फाइनेंशियल फ्लोज हो गया, मनी, मटेरियल, गुड्स, सर्विसेज बहुत तेजी से फ्लो कर रहे हैं। ग्रेटर एंड फ्रीयर ट्रेड इन कमोडिटी अक्रॉस द ग्लोब, ये भी हुआ है। WTO के तत्वाधान कर लीजिए अंडर में जो है ट्रेड बहुत कई गुना बढ़ गया है। ग्रेट इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस द ग्लोब, आपका किताब बोलता है ऐसा नहीं हुआ है। सब कुछ जिस रेशियो में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं, फाइनेंसेस फ्लो कर रहे हैं, पीपुल नहीं फ्लो कर पा रहे हैं। अभी भी वीसा के रेस्ट्रिक्शन है और लोगों को कई तरीके से, खास करके डेवलप कंट्री में घुसने से रोका जाता है, स्टूडेंट को पढ़ाई के बाद लौटा दिया जाता है। तो ग्रेट इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन ग्रेट वर्ड इसको गलत कर देता है। इंक्रीज मोमेंटम, ये सब तो होगा ही, बस पढ़ देता हूं। इंक्रीज मोमेंटम टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस, पीपल, ये हुआ है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एट ग्लोबल लेवल, ये भी हुआ है। ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ये एक निगेटिव इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक डायमेंशन का। सातवां देखिए, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए कल्चरल इफेक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का है, मैंने आपको बताया कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुई है, यूनिफॉर्मिटी हो गई है, जो कि हमारे श्रिंक करता है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंटायर ग्लोब को। तो ये दोनों तो सही है। आपका किताब कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो होमोजेनाइजेशन है वो कोई एक ग्लोबल कल्चर है। नो, ये एक हेजोमनी है, कल्चरल हेजोमनी है यूएसए और वेस्टर्न यूरोप का, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का डेवलपिंग कंट्री पे। मतलब एक तरफा जो है कल्चरल हमला है या कल्चरल डोमिनेंस है वेस्ट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। ये आपका किताब भी कहता है और कई लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर को उन्होंने भी अपनाया, हमने उनका अपनाया दिया। ऐसा होता तो एक कंपोजिट ग्लोबल कल्चर पैदा होता। यदि मान लीजिए वो भी जो है अपने यहाँ मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाते और वो हांडी फोड़ते और हम जो है वैलेंटाइन डे मनाते, तो ऐसा होता। लेकिन एक तरफा है, एक तरफा कल्चरल फ्लो है। यदि ऐसा होता, लेकिन कुछ महीने में ऐसा होता भी है, वो भी डोसा खाने लगे हैं, वो भी चिकन करी खाने लगे, जैसे हम लोग जो है पिज्जा हट ढूंढ रहे, तो ठीक है। लेकिन फिर भी ज्यादा फ्लो जो है कल्चरल डोमिनेंस तो उन्हीं का हमारे ऊपर है। इसीलिए इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर इज रॉन्ग। बाकी सब सही है। कल्चरल क्लास एंड बैकलैश हो रही है, आप देख सकते हैं कैसे जो है वैलेंटाइन डे पे लोग उतर आते हैं। बजरंग दल हो चाहे कोई भी हो जो उसको अपोज करता है, वो या जो भी ताकतें जो इन सबको नहीं, तो कल्चर को बचाने की भी, और कल्चर में जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो गई है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। कई लोग कहते हैं कि 9/11 जो अटैक हुआ था वो भी एक कल्चरल क्लास था, एक मुस्लिम कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर की लड़ाई थी। और इस पर जब आगे आप पढ़ोगे डियर स्टूडेंट, तो सैमुअल हंटिंगटन ने एक बुक लिखा था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने बोला था कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में लड़ाई अब कंट्रीज के बीच में नहीं होगी, कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में होगी। यही बात कहीं ना कहीं जो है वो मैरी कैल्डर कहती हैं न्यू वॉर थ्योरी में, कि अब जो है वॉर स्टेट के बीच में नहीं होकर विद इन स्टेट होता है, आइडेंटिटी की वॉर होती है, मतलब डिफरेंट कल्चर्स की वॉर होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया एंड करंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपका किताब इस पे काफी रोशनी डालता है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहले कहता है आपका किताब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी के नेतृत्व में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, लेकिन एक और पॉलिसी अपनाया, उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। मतलब हम ग्लोबलाइजेशन से कटे। पहले हमने इंपोर्ट को खत्म कर दिया, बाहर से सामान नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री था वो बहुत नैसेंट था, नया नया था। तो उसको हमने मौका दिया कि तुम पनपो, नहीं तो बाहर से सस्ते माल आएंगे और वो सब बर्बाद हो जाएंगे।
तो ये हम लोगों ने पॉलिसी अपनाई बहुत, लेकिन उसका उसका बहुत बुरा असर रहा। 30-35 सालों तक हमारे इंडस्ट्री इतने कंप्लेसेंट हो गए, इतने मतलब खुश हो गए और इतने इनइफिशिएंट हो गए, कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो जितने मतलब कॉस्टली प्रोड्यूस करते थे, घटिया माल प्रोड्यूस करते थे, उसके चलते हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा। 1991 में नरसिम्हा राव जब आए तो उन्होंने जो है इसको मनमोहन सिंह के साथ मिलकर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया में पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया, एलपीजी शॉर्ट में कहते हैं। ये एलपीजी वो गैस नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्शन में लाया गया। ध्यान दीजिएगा, खास करके आईएमएफ और अमेरिका के इशारों पे, इस मतलब एक आर्म ट्विस्ट करके, क्योंकि उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब अपने हम जो सामान हम खरीद रहे हैं, तेल और दूसरे सामान, उसका हमको करने के लिए हमारे पास में फॉरेन करेंसी नहीं थी। इंडिया एक्सेप्टेड नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी एज डिक्टेटेड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। ये मैंने सब बताया, तो इसका मतलब यही गलत होगा, यही सही ऑप्शन है। द पॉलिसी ऑफ एलपीजी हैज बेनिफिटेड, डी लगा दिया, बेनिफिटेड है, बेनिफिटेड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी यूनिफॉर्मली। नो, कुछ जैसा हमने बताया कि जो मिडिल क्लास थे उसको ज्यादा फायदा हुआ, रिच को फायदा हुआ, पुअर, किसान, छोटे शॉपकीपर, इन सबको जो है काफी नुकसान भी इससे हुआ, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। ये क्या होता है? मतलब ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट को अपोज नहीं करता है। आर पढ़ देता हूं मैं, आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर से। मतलब ये एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट ये नहीं कहता कि ग्लोबलाइजेशन खत्म कर दो, नो, लेकिन वो कहता है जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आ रही है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है और राइज हो रहा है इनइक्वलिटी, ऊपर से थोपा जा रहा है बहुत सारी चीजें से एलपीजी, उसको ये अपोज करते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। तो ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन इज अपोज्ड फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑन डिफरेंट ग्राउंड। देखिए, लेफ्ट और राइट क्या होता है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे? लेफ्ट पार्टीज या लेफ्ट आइडियोलॉजी वो होती है जो कि थोड़ा आप समझ सकते हैं कि वेलफेयर की तरफ ज्यादा है, स्टेट को जो है बेसिक मिनिमम नीड पूरा करना चाहिए, गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए, सबअल्टर्न क्लास को देखना चाहिए, ये सब। और जो राइट है वो जो है बेसिकली कल्चरल प्रिजर्वेशन चाहता है, ट्रेडिशन, जो हमारे प्रैक्टिसेज हैं, कस्टम्स हैं, जो परिवार समाज, उसको बचाने की जो है ज्यादा बात करता है। मतलब कल्चरल, सोशियो कल्चरल फील्ड में वो कंजर्वेटिव होता है राइट। इकोनॉमिक मामले में बहुत ज्यादा कोई दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। राइट भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चाहता है और लेफ्ट भी अभी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए स्टेट के रोल को। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में लेफ्ट थोड़ा कंजर्वेटिव है और कल्चर के मामले में राइट थोड़ा कंजर्वेटिव है। यदि हम देखें लेफ्ट राइट का, तो यहाँ पे जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब लेफ्ट पार्टी है। कांग्रेस भी बहुत ज्यादा लेफ्ट पार्टी जैसी दिखती है और बीजेपी को आप राइट पार्टी कह सकते हैं। वैसे तो अब सब जो है लगभग सब सेंटर पे आ रहे हैं। तो ये दोनों ही जो है अपोज करते हैं। लेफ्ट अलग कारण से करते हैं, राइट अलग कारण से करते हैं। आपका किताब कहता है कि लेफ्ट इसलिए करते हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है डिमिनिश हो रहा है, मार्केट आगे आ रहा है, स्टेट पीछे जा रहा है, तो गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज लोगों की जो है इंटरेस्ट बहुत हार्म हो रही है। और राइट जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चर पे जो अटैक हो रहा है उसको ज्यादा ये कि चलते ये ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 10वां देखिए, दैट डैश इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर्म टू अपोज द नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। तो एक इन एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का सबसे बड़ा जो फेस है ना, वो WSF बन गया, वर्ल्ड सोशल फोरम। और ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम, ये सब तो मैंने ऐसे ही बनाया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंटी ग्लोबलाइजेशन फोरम, ग्लोबलाइजेशन। अब जो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, वो इस एकदम जस्ट इसके अपोजिट है। मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम का गठन ही हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपोज करने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है अभी जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है उसका फेस है। डावोस नाम के एक छोटे से रिसोर्ट शहर में सभी लोग शायद जाड़े में मिलते हैं। उसमें पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, लीडर्स और हुज हु जो भी रिच, फेमस, कनेक्टेड, नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो वहां आते हैं और विचार करते हैं कि दुनिया को कैसे और अच्छा बनाया जाए। इसको जो वर्ल्ड सोशल फोरम कहता है कि वो सब जो है अमीरों के चोचले हैं, वो लोग वो हैं जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो करंट नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को से ऐंठना चाहते हैं अपना इंटरेस्ट, और जो गरीब और मार्जिनलाइज लोग, सबल्टन लोग, जो इंडिजिनस पीपुल हैं, जो इन्वायरमेंट की रक्षा करना चाहते हैं, उन सब के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। और हम अलग एक फोरम बनाते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया।
इंडिया में भी जो है ISF है, इंडियन सोशल फोरम या इंडिया सोशल फोरम, जो इसका ब्रांच है। इंडिया में इसकी चौथी जो है बैठक भी WSF की हुई थी। तो जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, उसके साथ ही जो है वर्ल्ड सोशल फोरम भी अपनी बैठक करता है और ड्रॉ करता है अटेंशन कि दूसरे तरीके से भी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है जो ज्यादा पीपल फ्रेंडली, पुअर फ्रेंडली हो। तो अब इसी पे वर्ल्ड सोशल फोरम पे लास्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्ल्ड सोशल फोरम। इट ब्रिंग्स टुगेदर ए वाइड कोलिशन composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth, women activists opposed to neoliberal globalization। ये बिल्कुल सही है, ये पूरा प्लेटफॉर्म देता है। द फर्स्ट WSF मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पोर्टो अल्जेरे, ब्राजील। ब्राजील में ही इसका जन्म हुआ था, यहीं पे इसका पहला बैठक होता है। चौथा मुंबई इंडिया में हुआ है। द फोर्थ WSF मीटिंग वाज हेल्ड इन मुंबई 2004। और लेटेस्ट WSF मीटिंग जो आपकी किताब में नहीं दिया है, मैंने दे दिया है, ये मैक्सिको सिटी 2022 में हुआ। आपका किताब तो 2018 की बात करता है कि कहीं ब्राजील में हुआ था, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन उसका तो कोई मीनिंग रहा नहीं, वो लेटेस्ट रहा नहीं। आपकी किताब 4 साल पहले लिखी गई है, 2022 में। 2023 में इसकी कोई खबर मिली नहीं, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में हो चुकी है, जनवरी में। जो मोटो इसका है, ए डिफरेंट वर्ल्ड इज पॉसिबल, वही कि हम डिफरेंट तरीके से ग्लोबलाइजेशन लाएंगे, जिसमें कि पुअर, मार्जिनलाइज, वुमेन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सबका ध्यान रखा जाएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब आइए, एनसीईआरटी बुक ने जो एमसीक्यू बनाया, बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने भी एमसीक्यू बनाया, जैसे मैंने बनाया है उसी तरह का एमसीक्यू। मैंने देखा नहीं था, मैं बता रहा हूं, लेकिन जब मैंने इसके एमसीक्यू को देखा तो लगा कि सेम टाइप ऑफ ब्रेन इज वर्किंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। इसमें से एक ही सही है, चलिए पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमेनन। नो, आपने देखा ये मल्टी डायमेंशनल है, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल सभी है, टेक्नोलॉजिकल भी। ग्लोबलाइजेशन बिगिन इन 1991, नहीं, ये करंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो बहुत ज्यादा इंटेंसिव और इंटरकनेक्टेडनेस काफी ज्यादा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हमेशा से हिस्ट्री में होता रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन। नो, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन है एक तरीके से, लेकिन हर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, यही केवल सही है। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। आपने देखा कौन कौन सा डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। Which of the statement are true about the impact of globalization? देखिए, globalization has been uneven in its impact, ये are true कह रहा है। Globalization has been uneven in its impact on states and societies, बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन अनइवन है, इसको किसी सोसाइटी को, किसी सेक्शन को फायदा हुआ है, किसी को कम फायदा, किसी को ज्यादा, किसी को नुकसान। Globalization has had a uniform impact, no. The impact of globalization has been confined to the political sphere, no. Economic sphere, cultural sphere, सब पे हुआ है इसका। Globalization inevitably, मतलब इनएविटेबल मतलब जो होना अवश्यंभावी है। ग्लोबलाइजेशन इनएविटेबली रिजल्ट्स इन कल्चरल होमोजेनिटी, नो। आपका किताब कहता है कल्चरल हेट्रोजेनिटी भी हुई है, कल्चर डाइवर्स भी हुए हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो थोड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं जब उन पे बाहर के कल्चर का अटैक होता है, तो वो अपने को बचाने की भी कोशिश करते हैं, और कल्चरल थोड़ा सा बढ़ा भी है। डोसा भी खा रहे हैं अमेरिका में, जर्मनी में लोग, इससे कल्चरल हेट्रोजेनिटी भी हुई है। जीन्स के ऊपर अमेरिका में खादी का कुर्ता भी लोग पहने हुए देखे जाते हैं। So only this is correct, that globalization has been uneven in its impact on states and societies and people. थर्ड देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने देखा सबसे बड़ा कॉज जो है टेक्नोलॉजी है। सो टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल, नो। ग्लोबलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन यूएसए, नहीं, ये हर तरह से मल्टी डायरेक्शनल फ्लो है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एलोन कॉज ग्लोबलाइजेशन, नो, कई इसके कॉजेज हैं। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। कौन सा सही है? ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट मूवमेंट ऑफ कम्युनिटीज, नो। कम्युनिटीज, पीपल, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फाइनेंसेस, many things. Globalization does not involve a conflict of value. It does involve a conflict of value. Cultural conflict है इसमें, सोच की भी conflict है। सर्विसेज आर एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट, नो, ये इसको काट दिए तब सही हो जाएगा। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सर्विसेज, क्या सर्विसेज है? कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इस टाइप की सर्विसेज का ज्यादा फ्लो हो रहा है, गुड्स से ज्यादा सर्विसेज के फ्लो हो रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, यस, यही तो है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्ट। डियर स्टूडेंट, इस वर्ड को, इस टर्म को जरूर रख लीजिए, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस।
सो दिस इज करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आगे उसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ये ट्रू था फॉल्स। तो यहाँ देखिए, विच ऑफ स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एडवोकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, जो 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 ग्लोबलिस्ट होते हैं, ऐसे जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं उनको ग्लोबलिस्ट कहते हैं। इनको ग्लोबोफोब, ग्लोबोफाइल्स भी बोलते हैं, PHILES, ग्लोबोफाइल्स। तो ग्लोबोफाइल्स जो होते हैं, जो पसंद करते हैं ग्लोबलाइजेशन को या एडवोकेट करते हैं, वो कहते हैं कि इससे ज्यादा इकोनॉमिक, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जो क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जिसको ग्लोबल एस्केपिस्ट्स कहते हैं, ग्लोबोफोब्स कहते हैं, वो आर्गू करते हैं कि इट विल रिजल्ट इन ग्रेटर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। यस, सही है। एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्गू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनाइजेशन। नो, ये थोड़ी है, ये तो फॉल्स है। वो कहते हैं कि इससे कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन होगा, मतलब वो तो बड़ाई कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन से और कल्चर जो है डाइवर्स होता है। तो ये सही होगा। इसका मतलब कि क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ये जो क्रिटिक हैं वो कहेंगे कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है कल्चर, श्रिंक कर रहा है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी। ये तो बुराई है ना। तो बुराई कौन करेंगे? क्रिटिक करेंगे। जो एडवोकेट होंगे वो थोड़े करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको ये बहुत मजा भी आया होगा और बहुत आपको यूजफुल भी होगा। इसमें भी इस बार भी 1 2 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही इससे। और इसके साथ ही मैं खत्म कर रहा हूं ये पूरी पूरी जो एक्सरसाइज है। ऑफ कोर्स मैं कुछ जो वीडियो पिछले साल के हैं जो मैंने बनाए थे उसको मैं रीलॉन्च करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैं घुसा दूंगा इस बार के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तो उससे आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उस पर देंगे, वो तो मैं 1 2 दिनों के अंदर जब आपका एग्जाम अब शुरू होगा तो कर देंगे। मुझे बताया गया है कि एग्जामिनेशन डेट थोड़ी बढ़ी हुई है, तो लेट अस होप कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। और यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं कि इस लास्ट स्लाइड को देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और CUET PG दे रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत इससे फायदा हो रहा होगा ही। इन सब वीडियो से लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं होती है। तो आपके लिए अभी भी मौका ओपन है क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का, CUET PG क्रैश कोर्स। यदि आप इंटरेस्टेड हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे आगे आपको गाइड किया जाएगा। मैं क्यों आपको आह्वान कर रहा हूं? क्योंकि इसमें सभी टेस्ट जो अभी तक हुए हैं वो आपको बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिल जाते हैं। कुछ भी आप लूज करते नहीं, सारे सेशन वहां रिकॉर्डेड हैं जिसको आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम कम है तो आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। यदि आप CUET UG के स्टूडेंट हो तो प्लीज जरूर मुझे लिखिए, क्योंकि मैं जानने को उत्सुक हूं कि ये पूरा सीरीज आपको कितना हेल्प कर रहा है और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए बीच में करेंगे चर्चा। और यदि आप कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पाते हैं, मेरे वो स्टूडेंट जो एक्चुअल में पेपर देंगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं एनालाइज भी करूंगा। तो आफ्टर एग्जामिनेशन प्लीज रिकॉल। ओके, तब तक के लिए